डियर स्टूडेंट्स, कल बायोमोलिक्यूल चैप्टर स्टार्ट हुआ था। बायोमोलिक्यूल चैप्टर का एक वीडियो आपको इनिशियल जो इंट्रोडक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स था वो आपको मिला, ठीक है। उस बायोमोलिक्यूल्स में आपने जो बेसिक चीजें होती है उसके बारे में आपको नॉलेज हुई, ठीक है। लास्ट में हमने एक ट्रिक बताया था, ठीक है। वो डिफरेंट जो भी बायोकेमिकल सब्सटेंसेस थे, वाटर का क्या परसेंटेज है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का क्या है, प्रोटीन का क्या है, लिपिड का क्या है, न्यूक्लिक एसिड का क्या, आयन का क्या है, ये एक लास्ट कॉलम था। उसके आगे हम बात करने जा रहे हैं आज, ठीक है। उसके आगे जो हम बात करने जा रहे हैं उसमें सबसे मेन चीज क्या है, ठीक है, वो देखिए। कहता है कि मेटाबोलाइट्स, सबसे पहले ये सवाल उठता है कि मेटाबोलाइट्स है क्या, ठीक है। वैसा कोई भी सब्सटेंस जो मेटाबॉलिज्म में यूज होते हैं या कुछ ऐसे भी सब्सटेंस जो मेटाबॉलिज्म में बनते हैं बाय प्रोडक्ट के रूप में, ठीक है। जैसे एमिनो एसिड आप ले लीजिए, ठीक है, एमिनो एसिड्स ले लीजिए, ग्लूकोज ले लीजिए, फैटी एसिड ले लीजिए, ग्लिसरॉल ले लीजिए, हेम ले लीजिए, हेम प्रोटीन, ये हेमोग्लोबिन का मेन पार्ट, पिगमेंटेड पार्ट, ठीक है। क्लोरोफिल ले लीजिए, कैरोटीन ले लीजिए, ठीक है। तो ये सारे मेटाबोलाइट्स हैं। ये मेटाबोलाइट्स को दो कैटेगरी में बांटा गया है, ठीक है। वैसा मेटाबोलाइट्स जो डायरेक्ट, ठीक है, बेसिक मेटाबॉलिज्म में हेल्प करे, डायरेक्ट फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को प्रभावित करे, अफेक्ट करे, यानी कि जो डायरेक्ट फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है, जैसे रिस्पायरेशन, ठीक है। अब रिस्पायरेशन में मदद करता है साइटोक्रोम, ठीक है, रिस्पायरेशन में मदद करता है साइटोक्रोम। रिस्पायरेशन के लिए, इंटरनल रिस्पायरेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए, उसको कैरी करता है हीमोग्लोबिन, तो उसका हेम। फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल, ठीक है। तो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए एमिनो एसिड्स, लिपिड सिंथेसिस के लिए फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस के लिए ग्लूकोज, मोनोसेक्राइड। ये सब जो बेसिक चीजें हैं जो आपके बॉडी के मेन फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को डिसाइड करता है, अफेक्ट करता है, कंट्रोल करता है, आपके ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म में डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। और जो प्लांट में बनते तो हैं किसी प्लांट में, ठीक है, हमारे तरफ मतलब एनिमल की तरह, एनिमल के द्वारा यूज भी होते हैं, बट वो डायरेक्ट ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट नहीं करते, ग्रोथ मेटाबॉलिज्म में हिस्सा नहीं लेते, बट उनका काम किसी और तरह से ह्यूमन वेलफेयर में होता है, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। यानी जो डायरेक्ट फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को इफेक्ट करे, कंट्रोल करे, घटाए, बढ़ाए, रोके, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। और जो इनडायरेक्टली ह्यूमन वेलफेयर में मदद करे, उसके काम आए इनडायरेक्टली, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी में, बाकी सब चीजों में, उसको बोलते सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। जैसे मेडिसिन, कोई मेडिसिन अगर है तो क्या वो डायरेक्ट आपके मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करता है? नो। कहते हैं मेटाबॉलिज्म जो है बेसिक, मेडिसिन लेने की जरूरत कब पड़ती है? जब आपका फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी गड़बड़ होता है, तब उसको वो ठीक करे या जो भी करे, नॉर्मल करे, वो अलग चीज है। बट बिना मेडिसिन की भी लाइफ जो होती है वो अलग होती है, नेचुरल लाइफ होती है, ठीक है। फिर कहता है कोई पॉइजन है, पॉइजन आपके मेटाबॉलिज्म को प्रभावित कर देगा, रोक देगा, लेकिन ये नहीं है कि इंटरनल मेटाबॉलिज्म में जरूरी होता है, सेल में जरूरी होता है, इन्हें पॉइजन होना चाहिए, नो। रबर, सेलुलोज, ठीक है, ये सब आपके सेलुलोज स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है, बट बेसिक सेलुलोज ये नहीं होता है कि सेलुलोज वहां पे एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, नो। एनर्जी प्रोवाइड करने वाला ग्लूकोज होता है, क्लियर है। तो ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो चैप्टर है, ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स मैं आपको बता दूं, ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो एक मतलब एनसीईआरटी में जो ये टेबल बना हुआ है, कोई भी एक साल ऐसा नहीं है जिसमें यहां से क्वेश्चन नहीं आया। आपको बिल्कुल दिमाग में रखना है, यहां से क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते उस क्वेश्चन को,
ठीक है, तो मैं आपको बता दूं ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आपको क्वेश्चन में आएगा, ठीक है। और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का एक चार्ट है, ठीक है। ये चार्ट को, तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है कौन कौन, ठीक है, तो इसको मैं आपको एक ट्रिक के द्वारा भी बता दूंगा। इस ट्रिक को अगर बार बार अच्छे से सुनना है, ठीक है, तो आप एक और वीडियो जो ट्रिक का हम लगाएंगे उसको देखना है, लेकिन ठीक है अभी फिलहाल मैं वो ट्रिक बता देता हूं आपको। देखिए, कहता है कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आपके बॉडी में 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 है। जहां से एक क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, ये जो क्वेश्चन है आपको, ठीक है, लैक्टीन्स, ये 6 नंबर में, ये 2019 का पेपर आप निकाल लीजिए ओरिजिनल, ये नीट का क्वेश्चन है, नीट 2019 का क्वेश्चन है, ये नीट में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। ये कौन कैनावेलिन आया हुआ है, तो आपको जान जाइए, मैं बार बार बोलता हूं एनसीईआरटी से क्वेश्चन आता है, बट एनसीईआरटी में क्वेश्चन कहां से आता है उसके लिए आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए ये जो पूरा का पूरा है, इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं। कोचिंग वर्ल्ड में 2 तरह के स्टूडेंट होते हैं, आप देखते होंगे कि कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं, ठीक है, उनको टॉपर के रूप में आकाश वाले निकालते हैं कि ये मेरा टॉपर स्टूडेंट है, एलन वाले भी निकालते हैं हमारा ही टॉपर स्टूडेंट है, कभी रेजोनेंस वाले भी निकालते हैं हमारा है, चंडीगढ़ हेलिक्स वाले निकालते हैं हमारा है, और कभी कभी सारे ये पोस्टर उसका लगा देते हैं। आपने कभी सोचा ये क्यों होता है, ठीक है। एक बच्चा मान लो एलन में क्लास कर रहा है, या आकाश में क्लास कर रहा है, या हमारे अपने यहाँ पे क्लास कर रहा है, ठीक है, क्लास कर रहा है, किसी भी ब्रांच में क्लास कर रहा है, वो क्लास रेगुलर क्लासरूम वहां कर रहा है, लेकिन छापते हैं सारे, एक ही स्टूडेंट 20 जगह तो बैठ के पढ़ेगा नहीं। होता क्या है, वहां पे एक कोर्सेज होता है डीएलपी, डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम। डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम में आप किसी का टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, किसी का मटेरियल मंगवा सकते हैं, किसी का ओपन टेस्ट दे सकते हैं, किसी का मेजर टेस्ट दे सकते हैं, किसी का माइनर टेस्ट दे सकते हैं। तो कभी कभी ये होता है कि वो एक अच्छा स्टूडेंट 3-4 कोचिंग से कॉन्टैक्ट कर लेता है, तो ये जो रिजल्ट देते हैं ये कोई गलत रिजल्ट नहीं होता, कुछ रिजल्ट गलत होते हैं वो अलग बात है, मैं किसी कोचिंग पे कोई गलत टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, अच्छे स्टूडेंट बहुत जगह से हेल्प लेते हैं। तो देखिए, लेकिन डीएलपी जो होता है ना, डीएलपी नॉर्मल डीएलपी वाले तो आपको अगर उनको नंबर आपका मिल गया बहुत फोन करेंगे मेरे से ज्वाइन कीजिए। मैंने वहीं पे एक ट्रिक बनाया, ठीक है, पतित। अब जैसे पतित वर्ड जो होता है वो गिरा हुआ होता है, तो गिरा हुआ मत समझिएगा, पतित वर्ड जो है PATET, ठीक है, पैटिट, ये देखिए PATET, ये टॉक्सिन वाला, तो पतित PATET, ठीक है, TET पतित और DLP यानी पतित DLP। यहां पे एक ट्रिक याद रखिएगा, पतित DLP, ये देखिए पतित DLP, ठीक है। तो पतित DLP में P से पिगमेंट, A से एल्केलॉइड्स, T से टर्पिनॉइड्स, E से एसेंशियल ऑयल्स, फिर T से टॉक्सिन्स, ठीक है, D से ड्रग्स, L से लेक्टिन्स और P से पॉलीमेरिक सब्सटेंस। ये हो गया। ये आपको मैं इसका एक अलग से वीडियो डालूंगा, ये आप दिमाग में रखिएगा, वहां से और आपको क्लियर। आइए इस पे एग्जांपल देखें, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का एग्जांपल हम लोग देखें, ठीक है। पिगमेंट्स, कैरोटीनॉइड्स। व्हाट इज कैरोटीनॉइड्स, ठीक है, आपको क्लोरोप्लास्ट ने बताया है। कैरोटीनॉइड्स इज द कलेक्टिव नेम ऑफ 2 पिगमेंट, कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल। कुछ बच्चों ने हमें उसका फॉर्मूला भी लिख के भेजा था। कैरोटीन का फॉर्मूला C40H56, C40H56, और ज़ैंथोफिल का फॉर्मूला C40H56O2। कैरोटीन का C40H56, ज़ैंथोफिल का C40H56O2। क्लियर है पॉइंट। तो ये कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल कलेक्टिवली कॉल्ड कैरोटीनॉइड्स। ये रेड, येलो, ऑरेंज कलर के पिगमेंट होते हैं। क्लियर है।
ये एसेसरी पिगमेंट होता है क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, क्लियर पॉइंट। चलिए अब देखिए आप एंथोसाइन। ये एंथोसाइन कहां पाया जाता है? फ्लावर के पेटल्स में सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल पिगमेंट फ्लावर के पेटल्स में पाया जाता है, दैट इज कॉल्ड एंथोसाइनिन। हेंस द स्टडी ऑफ फ्लावर इज नोन एज एंथोलॉजी। कहां पाया जाता है? पेटल्स में। क्लियर है। एल्केलॉइड्स, एल्केलॉइड एक तरह का ड्रग्स होता है, ठीक है, और ड्रग आप उसको कहते हैं जिसकी आदत लग जाए। तो उसमें दो ड्रग है, आप इसको पढ़ेंगे डिटेल में। कहां? +2 के चैप्टर में, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में। मॉर्फिन और कोडीन, ये दोनों ड्रग है। ये मॉर्फिन और कोडीन, ये दोनों ऐसा ड्रग है जो बहुत ही फेमस है। ये आपको पढ़ना है आगे। ड्रग के आप 3 टाइप पढ़ेंगे, ओपियोइड्स, कैनेबिनोइड्स, कोका एल्केलॉइड्स। तो आपको ड्रग भी पढ़ना आगे जाकर, उसमें हम लोग पढ़ेंगे। टर्पिनोइड्स, ये सेक्रेटरी सब्सटेंस होता है। देखिए जब आप पढ़ेंगे ना आगे, ठीक है, प्लांट में टिश्यू 2 तरह के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू भी आपको एनसीईआरटी में लिखा होगा या और भी बुक में लिखा होगा, 2 तरह का, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में आता है जाइलम और फ्लोएम। सिंपल परमानेंट टिश्यू में आता है पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्टेरेन्काइमा। उस पर भी ध्यान नहीं देना है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में, यानी परमानेंट टिश्यू जिसमें सेल डिवीजन की कैपेसिटी क्या हो गई? स्टॉप हो गई। सेल डिवीजन कैपेसिटी अब उसमें है ही नहीं, ठीक है, तो कहता है सेल डिवीजन की कैपेसिटी स्टॉप हो जाना, इसका मतलब परमानेंट टिश्यू हो जाना। और सेल डिवीजन कैपेसिटी मेंटेन रहना, इसका मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का होना। क्लियर है पॉइंट? तो ध्यान से सुनना है मेरी बात। ये जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है उसमें एक स्पेशल टिश्यू होता है, उसको बोलते हैं सेक्रेटरी परमानेंट टिश्यू, लैक्टिफेरस परमानेंट टिश्यू। उसमें कुछ सेक्रेटरी मटेरियल प्लांट के अंदर अंदर सेक्रेट होते हैं, उनको बोलते हैं रेजिन, उनको बोलते हैं टेनिन्स, उनको बोलते हैं टर्पीन्स। तो उसी के कलेक्शन को हम लोग बोलते हैं टर्पिनोइड्स। क्या बोलते हैं? टर्पिनोइड्स। वो प्लांट का इंटरनल सेक्रीशन होता है जो रंगाई में काम आता है, और वो जिस पार्ट से निकलता है प्लांट के, उस पार्ट को हम लोग बोलते हैं हार्टवुड। क्या बोलते हैं उसको? हार्टवुड, यानी कि बीच में होता है वो पार्ट, यानी कि वो ब्लड वेसल उसका बिल्कुल जाम हो जाता है उसी सेक्रेटरी सब्सटेंस के कारण। एनाटॉमी चैप्टर में इसको और डिटेल बताएंगे, वहां पता चलेगा हार्टवुड क्या है, सैपवुड क्या है, सब बताएंगे। अब देखिए टर्पिनोइड्स, उसका एग्जांपल, अब इसमें कुछ नहीं याद है। टर्पिनोइड्स टर्पीन्स का नाम है, उसके कलेक्शन है, उसके ग्रुप का नाम है। तो इसमें मोनोटर्पीन्स, डायटर्पीन्स याद रखना है। अब आइए एसेंशियल ऑयल्स, लेमन ग्रास ऑयल, ये बहुत फेमस है, इसके कई मेडिकल यूजेस हैं, ठीक है, लेमन ग्रास ऑयल, ठीक है, तो ये याद रखिए। एसेंशियल ऑयल में लेमन ग्रास ऑयल। टॉक्सिन्स, ये टॉक्सिन भी क्वेश्चन आया हुआ है, ये आप देख लीजिए 2016 में क्वेश्चन है। एब्रीन और रिसीन, इसमें रिसीन आपको पूछा हुआ है, ठीक है, तो एब्रीन और रिसीन ये टॉक्सिन है, प्लांट का प्रोडक्ट है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है, बट ये दोनों पॉइजनस होते हैं। लैक्टिन्स, व्हाट इज लैक्टिन्स? लैक्टिन्स में एक पॉइंट आपको जानना जरूरी है, ये है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन, बाइंडिंग प्रोटीन, ये है कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन। ये देख रहे हैं आप, कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन। नाम लैक्टिन्स क्यों पड़ा? तो कहते हैं कि लैक्टिन्स है प्रोटीन, दिमाग रखिएगा, लैक्टिन्स इज प्रोटीन, बट चूंकि कार्बोहाइड्रेट को बाइंड करता है, और लैक्टोज कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल है, इसलिए इसका नाम पड़ गया लैक्टिन्स, ठीक है। लैक्टो कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन यानी लैक्टिन्स। कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन इज नोन एज लैक्टिन्स। बेस्ट एग्जांपल इज कॉनकैनावेलिन ए। ये पिछले साल, जस्ट पीछे ही 2019, ठीक है, जिसमें आपके कई सीनियर का रिजल्ट हुआ है, उसमें आप एग्जाम में देखिएगा 2019 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, और ये बार बार रिपीट करता है, रिपीटेड क्वेश्चन में ही आता है।
एनसीईआरटी में 20 से 25 क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीट होते रहता है हर एक साल बाद, ठीक है। उसका भी एक ट्रिक कोडिंग करेंगे, कौन कौन क्वेश्चन है, डायरेक्ट वो क्वेश्चन को डालेंगे यूट्यूब पे, आप उसके लिए देखते रहिए। अब देखिए ड्रग्स, अब ड्रग्स में देखिए यहाँ पे 3 चीजें लिखा हुआ, कुरकुमीन, ठीक है, कुरकुमा, ठीक है, हल्दी, कुरकुमीन। अब देखिए अभी बार बार अभी कोरोना वायरस का जिक्र हो रहा है। कोरोना वायरस का अभी वैक्सीन बनाने की दिशा में बहुत सारे कंट्री हैं, ठीक है, अमेरिका है रिसर्च कर रहा है, इजराइल कर रहा है, इटली कर रहा है, इंग्लैंड कर रहा है, चाइना कर रही है, इंडिया का भी मीटिंग था, हाई लेवल का मीटिंग आज। बट इसका जब तक वैक्सीन नहीं होता तब तक इसका बचाव क्या है? बचाव है सोशल डिस्टेंसिंग, बचाव है लॉकडाउन, और बचाव है इम्यूनिटी को बढ़ाना। और इम्यूनिटी को बढ़ाने वाला सबसे तगड़ा चीज जो है वो है हल्दी। आप हल्दी को दूध में मिला के लें, जिसमें भी ले, उसमें जो केमिकल होता है कुरकुमीन, ये केमिकल ये बहुत बड़ा मेडिसिन का काम करता है। ये जो कुरकुमीन है ये ऐसा मेडिसिन है जो नेचुरल इम्यूनिटी को बढ़ाता है, ठीक है। ये आपके बॉडी में इम्यूनिटी को बढ़ाता है। इम्यूनिटी 2 तरह का होता है, नेचुरल और आर्टिफिशियल, ठीक है। नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, ये सब पढ़ेंगे आप। तो इम्यूनिटी का मतलब द डिजीज प्रोटेक्टिंग कैपेसिटी, यानी कि द कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन बॉडी, द कैपेसिटी ऑफ आवर बॉडी व्हिच प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम एनी टाइप ऑफ इंफेक्शन इज नोन एज इम्यूनिटी, ठीक है। ये अगर बाय बॉर्न आया है तो नेचुरल इम्यूनिटी, अगर मतलब कि हम लेते हैं मार्केट से तो आर्टिफिशियल इम्यूनिटी, ठीक है। चलिए अब देखिए, तो कहता है विमब्लास्टिन, विमक्रिस्टिन, कुरकुमिन, ये तो हल्दी हो गया। ये दोनों क्या है? ये दोनों एक प्लांट से निकलता है, उस प्लांट का नाम है विंका रोजिया। ये आपको एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ये सिर्फ मैं वीडियो में बता रहा हूं, हो सकता है मैं नोट्स में लिख दूं, ठीक है। तो विमब्लास्टिन, विमक्रिस्टिन, ये दोनों केमिकल एक प्लांट से निकलता है, उस प्लांट का नाम है विंका रोजिया। उसका हिंदी नाम नहीं पता मुझे, बट शायद सदाबहार बोलते हैं, आप देख लीजिएगा कहीं पे खोजिएगा, सदाबहार शायद बोलते हैं, विंका रोजिया। ये विंका रोजिया जो प्लांट है, इससे ये दोनों केमिकल निकलते हैं। और मैं आपको बता दूं, ये विंका रोजिया से जो ये ड्रग निकलता है विमब्लास्टिन, ये दोनों एंटी कैंसरस ड्रग है, कैंसरस सेल को फैलने से बचाता है। These both are anti-cancerous drug, Ayurvedic drug for cancer treatment, विमब्लास्टिन एंड विमक्रिस्टिन, ओके। कुरकुमिन बताई दिए। अब देखिए पॉलीमेरिक सब्सटेंस, रबर, गम्स, सेलुलोज। सेलुलोज इज द पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, रबर, ठीक है, गैलेक्टोज, ठीक है, उससे रबर बनता है। और ये रबर, गम्स, गैलेक्टोज, ठीक है, दोनों रबर भी और ये भी दोनों बनता है उसी से। अब देखिए ये सब क्या है? ये मोनोसेक्राइड का पॉलीमर है। ये तीनों, रबर भी, गम्स भी और सेलुलोज भी पॉलीमर है। और अगर रबर की बात कीजिएगा ना, तो रबर में 2 तरह की बात होती है। ये तो डायरेक्ट गैलेक्टोज का हो गया, डायरेक्ट ग्लूकोज का हो गया। ये रबर जो है, रबर नेचुरल रबर होता है और आर्टिफिशियल रबर होता है। ये बात आप केमिस्ट्री के पॉलीमर चैप्टर में पढ़ेंगे जब आप +2 में जाएंगे, ठीक है। तो वहां पे जब आप ये पढ़ेंगे ना, तो ये जानिए कि ये जो आपका रबर है, वो रबर 2 तरह के होते हैं। मैं आपको यहां भी एक ट्रिक बता देता हूं, ठीक है। उस ट्रिक का नाम है नीना, NINA, नीना। जो नेचुरल रबर होता है, नेचुरल रबर जो होता है वो आइसोप्रीन का, ठीक है, पॉलीमर होता है। और जो आर्टिफिशियल रबर होता है, वो नियोप्रीन का होता है। वो क्या होता है? नियोप्रीन यानी कि क्लोरोप्रीन का पॉलीमर नियोप्रीन, उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल रबर। और नेचुरल रबर इज द पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन, ठीक है, समझ गए। ये मैंने अलग से बताया। नीना एक हीरोइन हुआ करती थी, तो नीना, ठीक है, नीना, क्लियर है पॉइंट।
या आपको नीना पसंद नहीं है तो आपको अगर अपने मम्मी की मम्मी पसंद है, नानी याद रखिएगा, नानी, NANI, ठीक है, नानी याद रखिएगा सबसे अच्छा, ठीक है। एन से नेचुरल रबर, सॉरी एन से ये नियोप्रीन, ए से आर्टिफिशियल रबर, यानी कि एन को दोनों को मिलाना नहीं है, एन फॉर नियोप्रीन, एन फॉर नेचुरल रबर, बिल्कुल नहीं, ठीक है। ये नेचुरल रबर आइसोप्रीन और, ठीक है, नियोप्रीन इज आर्टिफिशियल रबर, ऐसे याद रखिएगा, यानी रबर, ये सब आपका क्या था, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, क्लियर है। तो आर्टिफिशियल रबर, ये सॉरी क्या बोलते हैं, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, क्लियर हो गया। कोई पूछेगा हेम, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, ठीक है, हेम क्या है, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। क्लोरोफिल, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। हीमोग्लोबिन हेम से बनता है, ठीक है। क्लोरोफिल आप देख ही रहे हैं, पिगमेंटल फॉर्म है, क्वांटासोम उसी से बनता है। एमिनो एसिड्स, प्रोटीन बनता है। फैटी एसिड ग्लिसरॉल से लिपिड बनता है। मोनोसेक्राइड से पॉलीसेक्राइड, कार्बोहाइड्रेट, सब प्राइमरी मेटाबोलाइट्स और ये सब सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, क्लियर है ये पॉइंट। तो ये जो एक वीडियो, ये जो 25 मिनट का वीडियो जो मैं अभी दे रहा हूं आपको, ये बिल्कुल अलग कर रहा हूं, 20 से 25 मिनट का जो वीडियो ये मैं अलग कर रहा हूं। ये सेकेंड वीडियो के रूप में आप इसको कंसिडर कीजिए। जो थर्ड वीडियो अभी शुरू करेंगे वो शुरू होगा कार्बोहाइड्रेट, वो शुरू क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट। यानी कि सेकेंड वीडियो को और फर्स्ट वीडियो को, ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है, लेकिन अब असल में बायोकेमिकल सब्सटेंस शुरू होगा। यानी कि हमने कल ही बताया था, प्राइमरी मेटाबोलाइट सीख गए, सेकेंडरी मेटाबोलाइट सीख गए, कल सीखे थे माइक्रोमोलिक्यूल्स, मैक्रोमोलिक्यूल्स, ठीक है, ये सब सीखे थे, एस एनालिसिस, ठीक है। फिर वो सीखे थे कि कैसे एनालाइज करेंगे किसी केमिकल कंपाउंड का प्रेजेंस कहीं पे। तो अब समझिए कि जो शुरू होगा नेक्स्ट वीडियो में, उसके पहले एक टॉपिक बस बता दूं 2 मिनट के अंदर, वो ये है, ठीक है। ये 30 मिनट के अंदर का वीडियो है, ठीक है। तो इसमें एक चीज आपको बताना जरूरी है, जो कल हमने थोड़ा सा बताया था, व्हाट इज बायोकेमिकल सब्सटेंस। तो कहता है बायोकेमिकल सब्सटेंस, व्हाट इज बायोकेमिकल सब्सटेंस, कहता है बायोकेमिकल सब्सटेंस आर दोज केमिकल सब्सटेंस व्हिच इज एसेंशियल पार्ट ऑफ द लिविंग बॉडी, which is integral part of the living body, which is important constituent of protoplasm, which is important constituent of cytoplasm, which is important constituent of nucleoplasm, ठीक है। उसको बोलेंगे, यानी जो लिविंग बॉडी के लिविंग सेल में एक्टिवली पार्टिसिपेट करता हो, मेटाबोलाइट्स के रूप में यूज होता हो, उसको बोलेंगे बायोकेमिकल सब्सटेंस। आपको 5 बायोकेमिकल सब्सटेंस पढ़ना है। पहला कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन, तीसरा लिपिड, चौथा न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, ये तो पढ़ना ही है। और एक और चीज पढ़ना है जो प्रोटीन का ही मॉडिफिकेशन है, दैट इज कॉल्ड एंजाइम। ये 5 चीजें इस पूरे चैप्टर में पढ़ना है, तो दिमाग में रखना है। और ये 5 चैप्टर हम अपना लोग को तैयार करना है पूरी तरह, क्योंकि अगला टेस्ट और उसके अगला टेस्ट भी इसी पे आधारित है, ठीक है। तो अगला टेस्ट का एक टॉपिक तो आपको पहले तैयार है, सेल बायोलॉजी। इसमें कार्बोहाइड्रेट, यानी कि हम 5 चीजें बताएं बायोकेमिकल सब्सटेंस में, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड और एंजाइम, इन 5 को पढ़ना है। जिसमें नेक्स्ट यानी 5 बायोकेमिकल सब्सटेंस को पढ़ना है, जिसमें अभी हम क्या शुरू करने जा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट। थैंक यू सो मच।